एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम हमारे इस कौशल विकास सब्जेक्ट के अंतर्गत जो वीडियो का अध्ययन करेंगे, इस वीडियो में हम प्रस्तुतिकरण कौशल माने प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में जानकारी अर्जित करने वाले हैं। तो प्रेजेंटेशन स्किल या प्रस्तुतिकरण कौशल की अगर बात की जाए तो ये सर्वसामान्य स्तर से लेकर तो सर्वोत्कृष्ट स्तर तक का बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली स्किल मानी गई है। क्योंकि अगर हम अगर बात करें कि ट्रेनिंग की, जहाँ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण लेते हैं, तो उस समय पर भी अपने आप को या आपने प्रशिक्षण में जो चीज़ें अर्जित की है, ज्ञान प्राप्त किया है, उसे आपको अगर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए तो भी आपको प्रस्तुतिकरण कौशल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उसी ट्रेनिंग के आधार पे, उसी प्रशिक्षण के आधार पे किसी उम्दा स्तर पे अगर कार्यरत हो जाते हो तो उस क्षण भी आपको अपनी सभी बातें अपने अधीनस्थ लोगों को समझाने के लिए प्रस्तुतिकरण कौशल ही आपके पास मायने रखता है या महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें हम एक बात और भी बोल सकते हैं कि जो व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी एक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए या व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए भी प्रस्तुतिकरण कौशल या प्रेजेंटेशन स्किल जरूरी माना जाता है। तो प्रस्तुतिकरण कौशल की संकल्पना समझने के बाद हम देखते हैं कि प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य क्या हो सकता है या प्रेजेंटेशन के अलग अलग उद्देश्य क्या माने गए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे उद्देश्य बताया है जानकारी देना। अब जानकारी देना मतलब किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो आप प्रस्तुतिकरण के रूप में जो जानकारी, जो ज्ञान, जो अमूल्य बात केवल आपको पता है, वो आप अन्य लोगों को बता सकते हो और उसके लिए जो जरिया उपयोग में लाया जाता है उसे प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। अब जानकारी देने में आप कोई नई योजना अपने अधीनस्थों से या अपने जो बराबरी के लोग हैं उनसे साझा कर सकते हो। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि कोई नई तकनीक आई है, उस नई तकनीक के बारे में आपने कहीं ट्रेनिंग ली है और अभी आप अपने व्यवसाय में या कार्य क्षेत्र में बाकी लोगों को उस तकनीक से अवगत कराना चाहते हो, तो इस समय आप प्रस्तुतिकरण दे सकते हो। या आपके द्वारा कोई नई कार्य प्रणाली अपने व्यवसाय में जो लगाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको प्रस्तुतिकरण ही पहले देना पड़ेगा। सभी लोगों को अपने प्रस्तुति के आधार पे आप अपनी जो नई योजना है, नई कार्य प्रणाली है, नई तकनीक है, इसके लिए वहां पे सभी को अपने साथ उनकी जो हम बोलते हैं कि रजामंदी ले सकते हैं। तो इसके लिए जो उपाय किया जाता है, यह सबसे पहली जो प्रक्रिया की जाती है वो प्रस्तुतिकरण ही होती है। और प्रस्तुतिकरण का मुख्य उद्देश्य जानकारी प्रदान करना होता है। उसके बाद है प्रवर्तन करना। अब प्रवर्तन करना माने किसी चीज को प्रमोट करना। जैसे हम प्रवर्तन के लिए प्रमोशन की स्टेप आपने कंपनी लॉ में पढ़ी होंगी, तो वो ही शब्द प्रयोग यहाँ पे प्रवर्तन करना माने प्रमोट करना। अब प्रमोट करना है किसी चीज को, किसी नई पोस्ट के लिए अगर आपको वहाँ पे एक जाहिरात देनी है, जिसको हम बोलेंगे कि इश्तिहार देना है, एडवर्टाइज देनी है, तो ऐसे रूप में आप वहाँ पे सबसे पहले प्रस्तुत करते हो कि आपके कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये सब बातें अब ये जो एडवर्टाइज है या ये जो एडवर्टाइजमेंट होगा या ये जो इश्तिहार होगा, ये प्रस्तुत किया जाएगा। तो कई बार लोग चलचित्र का प्रयोग करते हैं, ऑडियो विजुअल एड का प्रयोग करते हैं ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स बनाने के लिए। तो उस समय प्रस्तुतिकरण एक विशेष व्यक्ति जो किसी भी बात को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकता होगा, उस व्यक्ति के द्वारा वो प्रस्तुत किया जाता है। तो इसीलिए प्रवर्तन करना यह भी उद्देश्य यहाँ पे प्रस्तुतिकरण कौशल के अंतर्गत माना जाता है। उसके बाद है सद्भावना बनाना। इसे हम अन्य भाषा में, अगर आप अपनी अकाउंट्स की भाषा में देखें तो गुडविल क्रिएट करने के लिए भी प्रेजेंटेशंस किए जाते हैं कि अगर आपके कंपनी के द्वारा कोई बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, समाज के लिए कोई अच्छा कार्य किया जा रहा है और उस स्तर पे आप लोगों को अवगत कराना चाहते हो कि आपकी कंपनी किस कार्य में जिस व्यवसाय क्षेत्र में वो कार्यरत है वो तो है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ वो समाज के लिए भी कुछ कर रही है। ऐसे परिस्थिति में जिस कार्य को किया गया है उसका प्रेजेंटेशन देके, उसका प्रस्तुतिकरण करके समाज एवं लोगों के मध्य सद्भावना निर्माण की जा सकती है।
इसके अलावा ये एक पॉजिटिव और एक अलग टाइप का उदाहरण हो गया। इसके अलावा हम ये उदाहरण ले सकते हैं कि लोगों के मध्य जब एक अगर हम मान के चले कि जो विपणन करने वाला, मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति है, उसे अगर लोगों के मध्य छोड़ दिया जाए तो वो अपने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और अपनी बात लोगों को पहले सुनाने के लिए वो कई बार वहाँ पे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकता है। कोई मतलब जैसे हम शेरो शायरी कहेंगे, उससे लोगों की ध्यान अपने तरफ आकर्षित करके फिर अपनी बात रख सकता है। तो इससे क्या होता है, लोगों के मध्य एक पहचान निर्माण करने के लिए भी प्रस्तुतिकरण सबसे पहले मायने रखती है। तो यह है प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य। इन सभी बातों के अलावा हम जब अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना चाहते हैं या अपनी जो मतलब हमारी उस किसी भी एक विषय के संदर्भ में जो राय है, उस राय को जब रखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे मेन कौशल होता है प्रस्तुतिकरण कौशल। अब प्रस्तुतिकरण कौशल की जो संकल्पना है एवं उसके उद्देश्य है, इसके बाद हम देखते हैं कि प्रस्तुतिकरण कौशल किन प्रकारों के रूप से या किन रूप से लोगों के मध्य या जन समुदाय के मध्य रखा जाता है। तो उसके बाद हमारा पड़ाव है कि हम प्रस्तुतिकरण कौशल के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करें। तो सबसे पहला प्रकार प्रस्तुतिकरण कौशल का बताया गया है एकल प्रस्तुति। अब यहाँ जितनी भी मैंने आपको जानकारी प्रदान की है उद्देश्यों में, यहाँ पे सभी उदाहरण में केवल एक व्यक्ति ही अपनी बात रख रहा था। जैसे कोई नई योजना अगर प्रस्तुत करनी है तो जो प्रबंधक है वो उस योजना को आपके समक्ष रख रहा है, या किसी नई तकनीक को समझाने के लिए तो जो प्रशिक्षण लेके आया हुआ व्यक्ति है वो ही रख रहा है। मतलब एकल प्रस्तुति में क्या होता है कि एक प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति एक होता है और सुनने वाले श्रोता वहां पे ज्यादा संख्या में होते हैं, या जिसको हम बोलते हैं अनगिनत होते हैं। तो एकल प्रस्तुति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये माना गया है कि बोलने वाला एक ही व्यक्ति है, सुनने वाले वहां पे हजारों है। तो ऐसे परिस्थिति में श्रोताओं का सही विश्लेषण करके उस एक व्यक्ति ने जो प्रस्तुतिकरण कर रहा है उसका प्रस्तुतिकरण का ढंग बहुत अच्छा होना चाहिए। शुरुआत उम्दा शब्दों में होनी चाहिए, अंत उम्दा शब्दों में होना चाहिए, और जो स्वरूप है, स्पष्टीकरण है, बीच का मध्य है उसके प्रस्तुतिकरण का, हर एक क्षण में मतलब शुरुआत से लेकर तो अंत तक का वक्ता श्रोताओं से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। नहीं तो जो बीच की प्रक्रिया है, श्रोता उसमें वक्ता के संभाषण से या प्रस्तुतिकरण से टूट जाते हैं और जो हमारा उद्देश्य होता है वो पूर्ण नहीं हो पाता। इसीलिए एकल प्रस्तुति में जो वक्ता है, जो प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति है, उसको यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि प्रस्तुति श्रोतागणों का विश्लेषण करके या ऑडियंस का एनालिसिस करके ही करे, और ताकि मतलब जो बात हमें कहनी है प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य वहां पे सफल होना चाहिए। दूसरा यहाँ जो प्रकार बताया है वो है मार्गदर्शन चर्चा। अब यहाँ जो गाइडेंस डिस्कशन, ये दो अलग अलग चीजें आई है, लेकिन ये दो चीजें कैसे यहाँ एक साथ उपयोग में लाई जाती है प्रस्तुतिकरण में वो हम देखेंगे। तो अगर एकल प्रस्तुति की बात करें तो यहाँ पूरा ज्ञानी पंडित वो बोलने वाला व्यक्ति ही होता है और बाकी सब सुनते रहते हैं। लेकिन मार्गदर्शन चर्चा या मार्गदर्शन पर चर्चा जो होती है, इसमें दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं। मतलब वक्ता एवं श्रोता इन दोनों को उस विषय का बहुत पूर्ण ज्ञान होता है और उस सखोल ज्ञान के आधार पर श्रोता भी चर्चा में सहभागी होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है, इस प्रस्तुतिकरण में जो प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति होता है उसे बेहद चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि श्रोता भी बहुत ज्यादा उस विषय को समझ के आए हुए होते हैं, उस विषय के ज्ञानी होते हैं। और मार्गदर्शन पर चर्चा में ऐसा होता है कि जो श्रोता होते हैं उनके पास अगर हम मान के चले तो 75% नॉलेज उस विषय का होता है, लेकिन वक्ता जो होता है, जो प्रेजेंट करता है, उसे वहां पे 100% ज्ञान या नॉलेज अपने पास रखना पड़ता है। क्योंकि जहां पर श्रोताओं ने कोई संदर्भ खड़ा कर दिया, कोई सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि मार्गदर्शन पर चर्चा के बाद वहां पे ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो ऐसे परिस्थिति में जो सवाल जवाब की प्रक्रिया होने वाली है, उन सवाल जवाब में जो श्रोता है वे सवाल खड़े करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में वक्ता को उनके जवाब
मतलब उनके सवाल को जवाब करने के लिए उनके पास उतनी क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए ये जो प्रस्तुतिकरण है ये थोड़ा जटिल माना जाता है। इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान की, चौकन्नेपना की और यहाँ पे मतलब उस विषय को समझने की और विषय को प्रस्तुत करने की कला का यहाँ मूल्यांकन वक्ता के रूप में किया जाता है। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो है विक्रय प्रस्तुतियां, मतलब सेल्स के लिए जो प्रमोशन किए जाते हैं और उसके लिए जो प्रेजेंटेशन किए जाते हैं वो विक्रय प्रस्तुतियों में आते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप किसी मॉल में गए होंगे तो वहां पे जो ऐसी नई उत्पाद होते हैं उनके ऐसे स्टॉल लगाए जाते हैं और उस स्टॉल के आधार पे वो नई चीजों की और जो क्रेता है, जो परचेसर है, उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और वो ध्यान आकर्षित करने के लिए वहाँ अलग अलग प्रेजेंटेशंस चलते रहते हैं, अलग अलग प्रस्तुतियां चलती रहती है। और ये जो प्रस्तुत करने वाले लोग हैं इनके प्रस्तुतिकरण कौशल के आधार पे जो पहले हमारे संभावित क्रेता थे, मतलब वो हमारी चीज खरीदी करेंगे ही करेंगे ऐसा पक्का नहीं था, लेकिन अगर हम वहाँ पे बहुत कुशल रूप से, बहुत प्रभावी रूप से अपनी बात मनवाने में काबिल मतलब हम वहाँ सफल हो जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में जो संभावित क्रेता है, संभावित ग्राहक है, वो हमारा निश्चित ग्राहक बन जाता है और विक्रय प्रस्तुतियां इस चीज के लिए बहुत ज्यादा रूप में काम में लाई जाती है। तो प्रिय छात्रगणों, आज के इस वीडियो में हमने प्रस्तुतिकरण कौशल या प्रेजेंटेशन स्किल की संकल्पना, उसके उद्देश्य तथा विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया है। आशा है आपको ये समझ आया होगा। शुक्रिया।